हेलो गाइस। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 का ये पार्ट 4 है, जिसका कि ये लेक्चर है आपका, जिसमें हम आपको बताएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और जो भी फंडामेंटल फोर्स है उनके बारे में, है ना बच्चों। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, तो पूरा इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। और जो जो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट हाईलाइट कराऊंगा उनको भी बिल्कुल हाईलाइट करके रखिएगा आप। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझिए, उसके बाद मैं रीडिंग शुरू करूँगा। तो देखो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हमारे आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, और ये जानते हो आप कि किस तरह से जो एप्पल का कैसे फॉल होना आपका अर्थ के टुवार्ड, और इसके बारे में उन्होंने स्टडी करी, तो ये पाया कि बच्चों क्या रहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास, जो भी दुनिया में ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट है, उसके पास कुछ ना कुछ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब ये है कि जैसे मैं हूँ और ये लैपटॉप है, तो इसके पास भी कोई ना कोई जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और मेरे पास भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब कि मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ और ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तो बच्चों क्या है कि जब जितना छोटा मास होता है, जो जितनी छोटी जो आपकी वस्तु होती है, उतना ही उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, जिसके कारण हमारे और आपके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो बहुत कम लगता है। लेकिन यदि इसी को हम बड़े पैमाने पे देखें, तो आपके जो सूरज है, आपका जो पृथ्वी है, ये सभी क्या है बच्चों, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियल जो है आपके सब ऑब्जेक्ट हैं। इसके कारण इनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो बहुत अधिक रहता है, और जिसके कारण आप जानते हो कितने सारे फेनोमेनास होते हैं। तो यही सब बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी इन्होंने क्या बुक में क्या लिखा उसको जरा पढ़ते हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है उनके मासेस के। मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि मास है, मतलब, और दो आपके ऑब्जेक्ट साथ साथ रखे, दूर दूर रखे, तो उनमें एक म्यूचुअल जो है अट्रैक्शन होगा ही होगा। और जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो बच्चों क्या है, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसी को नाम दिया हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इतना आप समझे। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। ये बच्चों एक यूनिवर्सल फोर्स होता है, मतलब कि विश्व की कोई भी आपकी जो है चीज़ ले आओ, वस्तु ले आओ, हर एक में जो है आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाएगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। और एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो बच्चों क्या है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट अपने ऊपर इसका एक्सपीरियंस जरूर करता है, क्योंकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उस पर वो फोर्स लगा रहा होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने जो बुक रखी है, या फिर जिससे आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो आपके बीच में और ये लैपटॉप जिससे आप देख रहे हो, या फिर जो भी आपका मैकबुक है किसी से भी, तो आपके बीच में क्या हो रहा होगा कि म्यूचुअल अट्रैक्शन लग रहा होगा। और ये बच्चों सभी जगह लगता है ना। और all object on the earth for example experience the force of gravity due to the earth। और बच्चों अर्थ के बाद एक यूनिक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जिसका नाम हमने क्या दिया, ग्रेविटी करके दिया है, और जिसको कि हम सभी जो है इसका एक्सपीरियंस करते हैं ना। और इन पर्टिकुलर ग्रेविटी गवर्न द मोशन ऑफ द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। और आप जानते हो बच्चों की जो ग्रेविटी के कारण ही आपका जो मून है और जो भी आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो अर्थ के अराउंड घूम पाती हैं, रोटेट कर पाती हैं, मोशन में रह पाती हैं, है ना। और मोशन ऑफ द अर्थ एंड द प्लैनेट्स अराउंड द सन। और ये भी बच्चों किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। मतलब क्या कि सन के जो चारों ओर जो हमारा अर्थ है और जो भी अदर प्लैनेट है वो घूमते हैं, तो वो भी क्या बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। एंड ऑफ कोर्स द मोशन ऑफ बॉडीज फॉलिंग टू द अर्थ। और जो भी बच्चों बॉडी, कोई सी बॉडी आपकी अर्थ के जो गिरती है, हम बोलते हैं ना कोई भी ऐसे वस्तु आपकी गिर जाती है, तो क्यों गिरती है, तो उसका कारण भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। और इट प्लेस अ की रोल इन द लार्ज स्केल फेनोमेना ऑफ द यूनिवर्स सच एज फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक क्लस्टर। और ये बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हो थोड़ा सा और डिटेल में कि ये किसकी फॉर्मेशन वगैरह के लिए और किसके एवोल्यूशन के लिए जाना जाता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टार, गैलेक्सी एंड गैलेक्टिक क्लस्टर्स। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम कंप्लीट होता है आपकी बुक के अनुसार, है ना। यदि आपको और डीपली इसके बारे में जानना है तो आप क्या करिए बच्चों, अच्छे से इसको कहीं ना कहीं वेबसाइट पर पढ़ लीजिएगा, या फिर
कोई रेफरेंस बुक भी आप ले सकते हो, है ना। और इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि आपको कौन सी रेफरेंस बुक लेनी चाहिए। तो कमेंट में बताइए मुझे कि किन किन बच्चों को आपको चाहिए कि कौन सी बुक हम बताएं, आपको रेकमेंड करें लेने के लिए, तो हम उसके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर जरूर बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस चिड़िया का नाम है उसको जरा जानते हैं ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। और बच्चों क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है आपका, वो कौन सा फोर्स है, वो किसी भी चार्ज बॉडी, चार्ज पार्टिकल, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है बच्चों, वो ही आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। और इन द सिंपलर केस when charges are at rest, the force is given by the Coulomb's law, attractive for unlike charge and repulsive for like charge। ये बच्चों आपने बचपन से देखा होगा कि कोई सा भी चार्ज जो कि यदि आपको पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो चार्ज तो हमेशा ही वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव वाले आपके हमेशा ही अट्रैक्ट करेंगे। तो यही बच्चों बात बताई कुलम्स ने, और जो कि आप क्लास 12th में पढ़ोगे इनके बारे में डिटेल में, है ना। तो उसी पे बेस्ड है बच्चों ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह वही सब है आपकी, वही सारी कहानी है कि किस तरह से चार्ज जो लाइक रहेगा वो कोई रिपल्स करेगा, और अनलाइक चार्ज जो है कैसे अट्रैक्ट करता है। यही सारी बातें क्या होती है बच्चों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। और ये कब होता है बच्चों, जब हमारा चार्ज रेस्ट पे हो। ऐसा नहीं कि जो एक चार्ज आपका एक मोशन में है दूसरा रेस्ट पे, तो ऐसे करके वो नहीं लग पाता, दोनों रेस्ट पे होने चाहिए ना। फिर क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, charges in motion produce magnetic effect and a magnetic field give rise to a force on a moving charge। तो बच्चों क्या होता है, जो चार्जेस रहते हैं जब वो मोशन प्रोड्यूस होता है उनमें, तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो, है ना। जब हम चार्ज को क्या करा, मोशन कराएं, तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइज होती है और वो एक फोर्स लगाती है एक मूविंग चार्ज के ऊपर, है ना। तो आपने बच्चों से कभी भी देखा होगा कि जो जनरेटर होता है आपके घरों में भी होगा, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। विंड मिल को एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, आपने कभी सोचा है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक बॉडी रहती है उसको हम क्या करते हैं, चार्ज के बीच में या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी उसके बीच में उसको घुमाते हैं, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है, आप जानते हो परपेंडिकुलर रहती है किसके, इलेक्ट्रिक जो है आपकी फील्ड के, तो जिसके कारण उसमें से टकरा के या जैसे भी होके क्या करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। और इस तरह से जो आपका जो जनरेटर है उसका मैकेनिज्म भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे ही बेस्ड है ना। तो ये सारी बातें हैं बच्चों, छोटी छोटी सी है कुछ, इसमें आपको जो ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, जो आपकी बुक में दिया बस उतना कर लीजिए, और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है ना। अब क्या लिखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर इन जनरल इनसेपरेबल। तो बच्चों क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके अंदर जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है और इलेक्ट्रो इफेक्ट है, वो कभी भी आपका अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि कहाँ जहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी साथ साथ होगा, है ना। और हेंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसी कारण इसका बच्चों नाम जो पड़ा वो इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिक मतलब बच्चों मैग्नेट से आपका लिया गया, और जिसका पूरा नाम इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करके दे दिया, है ना। तो लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ओवर लार्ज डिस्टेंस एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम। तो बच्चों क्या होता है कि जैसा कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता था हमारा, क्या करता था, छोटी मतलब कि उसके पास पास जगहों पे या फिर जो है दूर की भी जगह पे यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पर हमारा वर्क करता था। तो उसी प्रकार से ये भी बच्चों डिस्टेंस आपका कोई भी बॉडी रखी है तो उस पर भी वर्क करता है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है वो अलग है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये है कि इसको कोई इंटरवेनिंग मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब इंटरवेनिंग मीडियम का मतलब ये है बच्चों कि जैसे आपसे मैं बोलूँ कि आपने कोई लोहे की छड़ को गर्म कर लिया, तो जब उसको आपने गर्म किया है तो आप देखते हो जब हम एक कोने से उसको गर्म करते हैं दूसरे कोने पे आपकी हीट पहुंच जाती है ना। तो हीट में क्या है कि इंटरवेनिक मीडियम की आवश्यकता पड़ रही है उसको एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसमें कोई हमको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। आप कहीं पे भी रख दीजिए एक किसी भी चार्ज को, वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर ही लेगा, है ना। तो ये है इसका मतलब। और इट इज इनॉर्मोसली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटी। तो बच्चों ये जो है आपका ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी फोर्स है आपका, है ना, उससे कहीं ज़्यादा उसके कंपेयर में कहीं ज़्यादा आपका ये
ज़्यादा होता। मतलब कि जैसे आपसे मैं बोलूँ कि जो फ़ोर्स आपका ग्रेविटेशनल का यदि आपको मान लीजिए 1 है, तो वहीं पे जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स होगा उसके 1000 से ज़्यादा होगा, है ना? ये मैंने एक छोटा-सा वो दिया है, लेकिन इसका हम रेशियो भी निकाल के बताएँगे आपको किस तरह से होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब इसका रेशियो देख लेते हैं हम किस तरह से निकाला जाता है ना? तो यहाँ पे आपका एक देखोगे एक रेशियो दिया है इन्होंने हमको। तो इन्होंने क्या दिया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स फॉर एग्जांपल इज 10 द पावर 36। अब सोचिए 10 द पावर 36 कितना कितना बड़ा जो है यूनिट है एक। मतलब कि मान लीजिए एक के बाद आपने ऐसी 36 जो है जीरोस लगाते चले, इतनी बड़ी होती है। तो उन्होंने ये बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा बच्चों किसी भी दो प्रोटॉन के बीच में, वो 10 द पावर 36 टाइम ज़्यादा रहेगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो कि बिटवीन है देम फॉर एनी फिक्स्ड डिस्टेंस। तो जितना आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यदि उन दोनों चार्ज के बीच में लग रहा होगा, उससे कहीं अधिक जो है और इसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। इसका ये मीन है सीधा सीधा, है ना बच्चों? और मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ आ रही होगी बच्चों। और यदि समझ आ रही हैं तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा वीडियो को। अब क्या लिखा कि मैटर as we know consist of elementary charge constituents like electrons and proton। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक मैटर क्या है, एक कंस्टिट्यूंट आपका जो पार्टिकल्स हैं, या फिर हम बोलें कि जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उनसे मिलकर बना हुआ है। और सिंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सो मच stronger than the gravitational force, it dominate all phenomena at atomic and molecular scale। तो बच्चों इस लाइन का ये मतलब है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होता है कि बहुत ही स्ट्रोंगर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और उसके अलावा ये जो है आपका एटॉमिक और जो मॉलिक्यूलर वाली, मतलब कि बिल्कुल छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनके बीच में ये लगता है। और द अदर टू फोर्स एस बी सी सल सी ऑपरेट ओनली एट न्यूक्लियर स्केल। और अब बच्चों जो आगे के दो फोर्स आपके और बच्चे हैं फंडामेंटल, वो जो हैं आपके वो न्यूक्लियर स्केल पे वर्क करते हैं ना। और दस इट मेनली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और उनमें से बच्चों जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही ऐसा है जो कि गवर्न करता है जो भी स्ट्रक्चर है किसी भी एटम का या फिर मॉलिक्यूल्स का, है ना। और द डायनेमिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिकल थर्मल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो जितनी भी बच्चों जो प्रॉपर्टीज है तो उनमें 80% जो उसकी मतलब जो चेंजेस आने का कारण होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है। इसका ये मतलब है बच्चों कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर या किसी भी जो है आपका मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर टोटली डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे, है ना। और इट अंडरलाइज द मैक्रोस्कोपिक फोर्स लाइक टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ईटीसी। और ये बच्चों जो अंडरलाई करता है किसके में, आपका टेंशन के बीच में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन में भी, नॉर्मल फोर्स में भी, स्प्रिंग फोर्स में भी, इन सभी में लग रहा होगा, है ना। आगे क्या लिखा बच्चों की ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। आप जानते हो बच्चों की ग्रेविटी आपकी अट्रैक्टिव होती है। इसका क्या मतलब है कि हमेशा ही क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट आपके हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, कभी भी वो रिपेल नहीं करते हैं। लेकिन वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और ये बच्चों आपको नोट करने वाली बात है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच में और ग्रेविटी की फोर्स के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है। ग्रेविटी फोर्स जो रहता है हमेशा ही अट्रैक्टिव रहता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अनदर वे ऑफ पुटिंग इज, वो माफ कीजिएगा बच्चों की, अनदर वे ऑफ पुटिंग इट इज दैट मास कम्स ओनली इन वन वेराइटी, देयर इज नो नेगेटिव मास। तो बच्चों इसमें एक और हमें देखें बात जो है वो मास को लेके भी है और जो कि इसको थोड़ा और भिन्न बनाती है। वट चार्ज कम इनटू टू वेराइटीज, है ना। तो अब बच्चों चार्ज के पास दो वेराइटी रहती है, कौन कौन सी, पहली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो बच्चों ग्रेविटी में जो वर्क करता है वो मूलतः, या हम बोल रहे हैं कि सबसे जो ज़्यादा चीज़ उसमें है मेन चीज़ वो मास है। मतलब कि मास ज़्यादा बड़ा होगा या जो ज़्यादा होगा वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बच्चों जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो है उसकी, वो है उसका क्या बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पे क्या है कि उनके बीच के जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही मेन कड़ी होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। दिस इज व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस, और यही सब बच्चों उसमें डिफरेंस बनाता है। और मैटर इज मोस्टली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नेट चार्ज जीरो। तो बच्चों जो मैटर आपके बीच में जितना ही पदार्थ है वो क्या है कि नेगेटिव माफ कीजिएगा न्यूट्रल रहता है ज़्यादातर। और 10 इलेक्ट्रिक फोर्स इज लार्जली जीरो एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट्स टेरेस्ट्रियल फेनोमेना। और बच्चों आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ज़्यादातर आपका क्या है जीरो के बराबर ही रहता है ना, मतलब कि उनका सम अप करके वो जीरो हो जाता है, मतलब किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव, इस तरह से आपका जीरो हो जाता है। वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डोमिनेट करता है सारी टेरेस्ट्रियल फेनोमेनास को। और इलेक्ट्रिक फोर्स मैनिफेस्ट itself in atmosphere where atoms are ionized and that leads to lighting। और आप बच्चों जानते हो जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो रहता है मैनिफेस्ट करता है किसको, एटमॉस्फेयर को, और जहाँ एटम्स जो कि आयनाइज होते हैं और यही आपके लाइटनिंग के भी कारण रहते हैं, मतलब जो आपकी बिजली चमकती है उसका कारण भी यही है ना। तो यहाँ पे बच्चों जो सत्येंद्र नाथ जो बॉस थे बच्चों उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया, उसके बारे में आप खुद पढ़ लीजिएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके जो है पेपर के बेस पे। अब हम देखते हैं कुछ आगे क्या दिया गया है उसके बारे में।